आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 का भाग 6, भाग 5 तक अपन ने कुछ विधियां पढ़ी। आज हमारी पहली विधि है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। इससे पहले अपन ने वाष्पीकरण, उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी पृथक्कारी विधि, अपकेंद्रीकरण विधि, आसवन विधि, सब्लिमेशन विधि। इस विधि के बाद हमारी विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि का प्रयोग मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। अब अपन सबसे पहले इसको समझते हैं कि इस विधि का प्रयोग कहाँ और कब और कैसे किया जाता है। देखा जाए तो इस क्रोमेटोग्राफी विधि की खोज सर्वप्रथम रंगों के पृथक्करण के कारण से हुई, इसीलिए इस विधि का नाम भी क्रोमेटोग्राफी पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्रोमा। क्रोमा शब्द का अर्थ होता है रंग या कलर। तो रंगों का और कलर का पृथक्करण करने के कारण ही इस विधि का नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी विधि। तो इस विधि में अपन एक साधारण सा क्रियाकलाप समझते हैं। अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा लेते हैं, उस फिल्टर पेपर के टुकड़े के ऊपर नीले और या काले कलर की स्याही का एक बूंद या एक दब्बा रखते हैं। उसके बाद अपन एक बीकर लेकर उस बीकर के ऊपर उस फिल्टर पेपर को सावधानी पूर्वक रखते हैं। रखने के बाद अपन उसमें थोड़ा जल डालते हैं। पानी उस बूंद से नीचे रहना चाहिए। अब उसके बाद अपन देखते हैं थोड़े समय पश्चात फिल्टर पेपर से पानी धीरे धीरे अपने लेवल से ऊपर की ओर चढ़ता है और जैसे ही पानी इस विले यानी इस डाई के, इस कलर के नीली या काली स्याही से जब जल का मिश्रण बनता है, विलयन बनता है, अर्थात विलेय और विलायक आपस में घुलते हैं, तो ये डाई का कलर जो होता है अलग अलग प्रकार के कलरों में विभक्त हो जाता है। अर्थात ये काली या नीली स्याही या जो भी रंग होते हैं वो बहुत सारे कलर या रंगों का एक मिश्रण होता है। तो इसलिए इस विधि का नाम रखा गया क्रोमेटोग्राफी विधि। जैसा कि ऐसा इस चित्र से प्रतीत हो रहा है कि एक बीकर के अंदर एक फिल्टर पेपर, उसके ऊपर कलर नीले या काले कलर की स्याही और उसमें जल, और अपन देखते हैं थोड़े समय पश्चात जल जैसे ही धीरे धीरे अपने लेवल से ऊपर की ओर जाता है तो वह डाई अलग अलग रंगों में विभक्त होती है और इस विधि को कहते हैं अपन क्रोमेटोग्राफी विधि। देखा जाए तो इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ और किस प्रकार होता है, बड़े लेवल पर। तो सामान्यतः देखा जाए तो डाई में कौन से कलर होते हैं, इन कलरों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रंगों में जो पिगमेंट यानी जो अयस्क होते हैं, इनके शुद्धिकरण को भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। और बड़े लेवल पर देखा जाए तो इस विधि का उपयोग हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी के अंदर रक्त में नशीले पदार्थ की जांच हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। अभी अपने पढ़ा क्रिस्टलीकरण विधि। अब हमारी है परबाजी आसवन विधि। तो परबाजी आसवन विधि विशेषतः उन पदार्थों को या उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए उपयोग में ली जाती है जो द्रव का द्रव में सम्मिलित रूप हो। जैसे पेट्रोलियम का मिश्रित रूप जो होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर, मोम इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। तो ये एक मिश्रित रूप है, ये एक मिश्रण है जिसमें द्रव का द्रव में मिश्रित रूप, अर्थात उन्हीं पदार्थों का परबाजी आसवन विधि से पृथक्करण किया जाता है जिन द्रवों का उनके क्वथनांकों के बीच में 30 डिग्री से कम का अंतर होना चाहिए। उन्हीं पदार्थों को अपन परबाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो आज अपन
परबाजी आसवन के रूप में पेट्रोलियम का परिष्करण, जो रिफाइनरियाँ जो होती हैं इनमें पेट्रोल का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े परबाजी स्तंभ लगे रहते हैं। आसवन विधि और परबाजी आसवन विधि सेम रूप है, सेम प्रक्रिया है, सिर्फ उसमें संघनन और आसवन फ्लास्क के मध्य एक परबाजी स्तंभ लगा रहता है। यही फर्क होता है दोनों विधियों में। आसवन विधि में परबाजी स्तंभ नहीं होता है और परबाजी आसवन विधि में परबाजी स्तंभ होता है। इसके द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो रिफाइनरी में पेट्रोल का शुद्धिकरण होता है वह इसी विधि से किया जाता है। अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पेट्रोलियम जो पेट्रोल डीजल कैरोसिन तथा मोम, इन सब का ये मिश्रण है। अपन देखते हैं कि अपन इनका एक टेम्परेचर ले लें। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस इनका क्वथनांक है, 5 का अंतर करके 35 डिग्री सेल्सियस इसका ले लें, 40 डिग्री सेल्सियस इसका ले लें और 45 डिग्री इसका अपन क्वथनांक ले लें, माना कि। तो अपन देखते हैं कि इस परबाजी आसवन विधि में ये पेट्रोल का शुद्धिकरण किस प्रकार करती है। जैसे ही अपन इसको उष्मा देते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया, बर्नर के द्वारा अपन उष्मा इसको दे रहे हैं, तो जैसे ही उष्मा दी जाती है, मान लो अपन यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस की उष्मा दे रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस की उष्मा देते ही सबसे पहले इसके सबसे नज़दीक 45 डिग्री पे मोम है। तो 45 डिग्री मोम जैसे ही जो विलयन है वाष्पित होगा तो 45 डिग्री पे मोम पृथक हो जाएगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, ऊष्मा जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी, संघनन विधि के द्वारा और ऊष्मा में कमी आएगी। तो टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री हो गया, तो वहाँ पर केरोसिन का पृथक्करण हो जाएगा और उस ऊपर की ओर जाएगी तो ऊष्मा का और अधिक कमी आएगी, तो वो 45 डिग्री हो जाएगी, 35 डिग्री हो जाएगी। और जैसे ही वाष्प और ऊपर की ओर जाएगी, ऊष्मा में और कमी रहेगी संघनित्र के द्वारा, तो 30 डिग्री पे पेट्रोल का परिष्करण हो जाएगा। इस विधि द्वारा अपन देखते हैं कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसे के ऐसे हमारे पास में एक विधि है जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण विधि। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग, क्रिस्टलीकरण का उपयोग अपन ऐसे ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए करते हैं जिनके क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब है कि वे पदार्थ जिनके अणुओं की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे अपन देखते हैं फिटकरी है, शक्कर है, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है और जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है वो क्रिस्टलीय रूप होती है। जैसे हीरा एक क्रिस्टलीय रूप होता है। तो इस विधि में एक निश्चित टेम्परेचर पर इस विलयन पदार्थ को गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात उसको एक जगह पर स्थिर रख दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो मान लो अपन शक्कर है, शक्कर का विलयन बना दिया, इस विलयन को अपन एक जगह पर स्थिर रख दें तो कुछ समय के पश्चात वह पुनः शक्कर अणुओं के रूप में या अपने ठोस रूप में सम्मिलित हो जाती है या वापिस बन जाती है। इस विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण विधि। अब है
परबाजी आसवन विधि के द्वारा जैसे वायु के विभिन्न गैसों का पृथक्करण भी अपन इस विधि से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, निश्चित टेम्परेचर पर अपन वायु को संपीड़ित करते हैं। तो आपको पता होगा वायु कुछ पदार्थों का मिश्रण है, जैसे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैस है। तो अपन इनको जैसे ही ताप देते हैं तो ताप देने पर अपन देखते हैं कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन ऐसे बहुत सारी गैसें होती है। तो ये गैसें जैसे ही ऊष्मा को प्राप्त करती है, ऊष्मा को प्राप्त करके जैसे उनका क्वथनांक बिंदु पर वो पहुंचते हैं वह पृथक हो जाती है। इस प्रकार इस परबाजी स्तंभ के द्वारा या परबाजी आसवन विधि के द्वारा हम वायु के भी सभी घटकों का पृथक्करण भी इस विधि से कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो ये यहाँ तक रहेगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और भैया बहनों तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।